डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी कुछ न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड करके मैंने ये वीडियो बनाया, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जिन भी लोगों का सीटेट पेपर 2 क्लियर नहीं हो पा रहा है साइंस की वजह से, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जितना भी वीडियो में क्वेश्चन है सभी को ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप आंसर करते चलेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता के लिए, क्या ये सही ऑप्शन होगा, या फिर शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, क्या ये होगा आंसर, या फिर शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। जो विद्यालयों में विज्ञान के मेले का आयोजन किया जाता है, विज्ञान का मेला लगाया जाता है, वो किस लिए किया जाता है। देखिए उस आयोजन का मेन मोटो ये रहता है कि शिक्षार्थियों में विज्ञान सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि विज्ञान जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, वो विज्ञान का सृजन कर सके और प्रयोग करने की उनकी जो क्षमता है वो अच्छी हो सके, विकसित हो सके, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो हर एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा और मेरे साथ आंसर करते चलिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। ऐसे निगेटिव वाले जो क्वेश्चन है उनको ध्यान से करा करिए, है ना। यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा कौन सा गुण है इनमें से जो नहीं होना चाहिए, बताएंगे आप। क्या वो अधिक सीखने की उत्सुकता, क्या ये दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या फिर समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, या फिर कठिन कार्य, खुला मस्तिष्क। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें से हमें बताना है कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। देखिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है वो यहाँ पर है कठिन कार्य। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, कठिन कार्य ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। बाकी ये तीनों ही हैं। अधिक सीखने की उत्सुकता, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अच्छा गुण है ना। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण है वैज्ञानिक दृष्टि से। और खुला मस्तिष्क, बहुत अच्छे ऑप्शन है ये। बाकी देखिए जो ऑप्शन गलत है उसको तो आप ध्यान दीजिएगा ही, उसके साथ साथ जो ऑप्शन सही है उसको भी ध्यान देंगे आप। हो सकता है कौन सा गुण है ये क्वेश्चन कर दिया जाए, तो आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिखे आप टिक कर दीजिएगा। कठिन कार्य नहीं होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। एक बार फिर आपके सामने नहीं वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें हमसे पूछा गया है समस्या समाधान विधि का एक चरण इसमें से कौन सा नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, स्थिति की कल्पना करना। बताइए कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है इनमें से। देखिए आप लोग जितना आंसर करते चलेंगे कमेंट बॉक्स में ना, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। गलती आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, आपको पता चलेगा कितनी गलतियां हम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है ना। इससे इम्प्रूवमेंट होता है और कुछ नहीं होता। आप बेहतर ही बनेंगे अगर गलती करते हैं तो। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से आप लोग कमेंट करके आंसर करते चलेंगे मेरे साथ। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि जो समस्या समाधान की विधि का एक चरण नहीं है वो ये है अवलोकन। अवलोकन नहीं हो जाएगा, है ना। ये समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है, ये कोई चरण नहीं है ये। बाकी समाधान का प्रयास करना ये समस्या समाधान विधि का एक स्टेप है ना। निष्कर्ष निकालना ये भी एक स्टेप है। स्थिति की कल्पना करना ये भी स्टेप है समस्या समाधान की, पर अवलोकन करना ये नहीं हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 8वीं कक्षा का कोई छात्र
यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? देखिए, एक कोई बच्चा है 8वीं क्लास का, जो क्या कह रहा है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। तो आप एक कक्षा 8 के विज्ञान के शिक्षक हैं, तो इस कथन पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या परामर्श देंगे? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन भी दिया गया है। प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए, या फिर उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षित पद है। इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की कल्पना को इंगित करता है, जिसका आदर किया जाना चाहिए। क्या ये परामर्श होगा? या फिर बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो निर्धारित करता है कि वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपके सामने चारों कथन है। आप ऐसा कौन सा परामर्श देंगे? एक टीचर होने के नाते, विज्ञान के टीचर हैं आप, अगर कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन कर ही लिया तो आपका जो सबसे अच्छा परामर्श होगा, उत्तर होगा, वो क्या होगा? देखिए, अगर खोजने का अवसर दिया जा रहा है ना, तो उससे बेस्ट आंसर कहीं नहीं होगा। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप आंसर खोज लिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर खोजने का अवसर आप देख लीजिए दिया हुआ है, यानी कि प्रतिकारी उदाहरण दीजिए, उदाहरण देंगे आप, और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कर कीजिए। आप एक टीचर होने के नाते बच्चों को खोजने के लिए अवसर देंगे, यानी कि आप खोज खाच के बता देंगे। ठीक है, बच्चा खोजेगा, खोजने का अवसर मिलेगा, तभी वो सीख पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे बेस्ट परामर्श कुछ भी नहीं हो सकता है ना। अगर बच्चा खोजने का अवसर दे रहा है एक टीचर बच्चे को, तो इससे अच्छा कोई परामर्श नहीं हो सकता। कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख जाए खोजने का अवसर देना, तो उसके साथ ही जाइएगा, 100% आपका आंसर सही होने वाला है। देखिए, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। ठीक है, एक टीचर हैं, वो कक्षा में क्या करते हैं, एक जली हुई मोमबत्ती को मेज पर रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक जार से उसे ढक भी देते हैं, है ना। और देखिए निष्कर्ष क्या है, कथन क्या है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, क्या ये होगा? मोमबत्ती के जलने के लिए हवा की आवश्यक है, क्या ये है? मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, या फिर उपरोक्त 3 कथन में से और लोग क्या हो जाएगा बताइए। सभी कथन क्या है, सही है, गलत है, क्या है, बताएंगे आप लोग। देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जितने भी लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। केवल कथन फर्स्ट जो है अवलोकन है, यानी कि कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, केवल यही कथन अवलोकन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब आप जली हुई मोमबत्ती को मेज पर रखते हैं और उसको जार से ढक देंगे ना, तो वो मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6। रिया एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रिया और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। यदि वह दर्पण की 2 मीटर चले तो रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा गया है। क्या कह रहा है? प्रतिबिंब और उसके बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की 2 मीटर चले, 2 मीटर सॉरी, किसकी बात कर रहा है? 2 मीटर चलने की। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? और रेणु का उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। आपके सामने देखिए आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 6 मीटर। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए, यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, 6 मीटर। कितनी दूरी हो जाएगी? 6 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसड़ कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह खिंचाव चूसड़ कर्षण होता है? बताइए। जो पादपों और वृक्षों में पानी ऊपर की तरफ जो चढ़ता है वो खिंचाव किसके कारण होता है? क्या वह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, या फिर श्वसन के द्वारा, अवशोषण के द्वारा? बताएंगे किसके द्वारा होता है। देखिए, जो वृक्षों में पानी ऊपर तक चढ़ता है ना, जो खिंचाव होता है
उसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? आपके सामने ऑप्शन है जड़, पत्ती, तना, बीज। बताइए अदरक का जननांग कौन सा है, कौन सा भाग अदरक का जननांग है? देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, तना। तना जो है अदरक का जननांग है, ठीक है, जो जननांग है वो तना है उसका, किसका? अदरक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसे इंपॉर्टेंट में नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है, इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य नहीं कर रहा है, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? किसकी बात की जा रही है? लकड़ी का एक गुटका है, मेज पर विरामावस्था में है, तो हमें बताना है बल के विषय में क्या कहा जा सकता है गुटके के लिए, ठीक है। देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है, ओके, जो मेज पर विरामावस्था में लकड़ी का गुटका है उसके लिए बात की जा रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक ऐसे वृक्ष को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन उत्तक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें बीजाणु बीजाणु बनते हैं, संवहन उत्तक है परंतु क्या नहीं है? बीज और पुष्प नहीं है, तो किस समूह से वर्णित करेंगे इसको? क्या वो शैवाल है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए ये बात की जा रही है टेरिडोफाइट्स की। बीजाणु तो बनता है, संवहन उत्तक है, पर क्या नहीं है? पुष्प नहीं है और बीज नहीं होता है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स की बात हो रही है ये, इसमें बीज और पुष्प नहीं होगा परंतु बीजाणु भी बनता है, संवहन उत्तक भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा, एक अवतल लेंस से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? क्या सदैव वास्तविक होगा, सदैव आभासी होगा या फिर सदैव वस्तु से बड़ा? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन एक साथ दिए गए हैं, सदैव आभासी और एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की बात हो रही है, तो जान लीजिए कि जो एक अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि रिपीट ऑप्शन है, यानी कि आभासी, सदैव आभासी होगा प्रतिबिंब जो भी बनेगा अवतल लेंस से, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, चींटी के डंक में अम्ल होता है, जब चींटी डंक मारती है तो उसके डंक में जो अम्ल होता है वो क्या कैसा अम्ल होता है? क्या वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल? बताइए कौन सा एसिड होता है चींटी के डंक में? देखिए जो चींटी के डंक में अम्ल होता है वो होता है फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फार्मिक एसिड। आगे क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? अवशेषी अंग की बात की जा रही है, क्या वो कर्ण पल्लव पेशियां है, कर्ण पल्लव है, क्षुद्रांत है, दांत है? अवशेषी अंग की बात की जा रही है मनुष्य में, उसको बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, कर्ण पल्लव पेशिया। ये कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। मनुष्य में कर्ण पल्लव पेशिया जो है वो अवशेषी अंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या फिर उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के निकट काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती या फिर चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। बताइए दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। जो दो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। जो बैक्टीरिया द्वारा रोग फैलते हैं उनका समूह चुनना है यहाँ पर। क्या ये हो जाएगा मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार, छोटी माता, तानिका शोथ,
जिसको मेनिनजाइटिस कहते हैं, या फिर तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, या फिर तपेदिक निमोनिया म्यादी बुखार, या फिर छोटी माता इन्फ्लुएंजा और पोलियो। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनना है यहाँ पर। तो बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है। तपेदिक निमोनिया म्यादी बुखार ये क्या है? बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तपेदिक निमोनिया म्यादी बुखार, याद रखिएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको भी बताया वो सारे ही इंपॉर्टेंट थे। अब इसके आगे का जो 16 से लेकर 13 तक का क्वेश्चन है, 16 से 30 तक का जो क्वेश्चन है ना, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आपको। और ये 15 जितने भी 15 क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है वो देखिए, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। बाकी आगे का पार्ट मैं सेकेंड पार्ट में लेकर आ रही हूँ वीडियो, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपका सीटेट 1-2 नंबर से हर बार रह जा रहा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करती रहिए, जो कि मैं अपने सीरीज में बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रही हूँ, है ना। तो बस आप ध्यान से वीडियो को देखते चलिए, बाकी और कुछ नहीं करना है ना। और जो भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट है या फिर आने का चांस है, तो उसे जरूर आप ध्यान दीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। 16 से 13 तक का क्वेश्चन लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट पार्ट में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए होंगे। आपकी एक छोटी सी मोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक कर देते हैं, वीडियो को शेयर कर देते हैं, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं ऐसे ही बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रही हूँ साइंस का। तो जुड़ जाइएगा मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। और यदि सीडीपी की क्लास अभी तक और ईवीएस की क्लास अभी तक आपने नहीं देखी तो चैनल पर अभी के अभी जाइए। सीटेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें की सारी वीडियो को चेकआउट करिए, एक बार जरूर देखिए, ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो सके, है ना। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।